हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टेक्निकल का एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आपने इस सब्जेक्ट को अपने इंजीनियरिंग के टाइम पर पढ़ा है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की अगर क्वेरी देखें तो ये होती है कि सर ये इतना ईजी नहीं होता है टू अंडरस्टैंड। क्यों इजी नहीं होता है वो तो आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए पता चलेगा कि इजी क्यों नहीं होता है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बार जो आपका एफएम अगर कभी परेशान करता होगा तो अब नहीं करेगा, राइट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन से। आज बेसिक में आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा जिसमें आपको अबाउट फ्लूइड एंड अबाउट मैकेनिक्स पूरी बात हम करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद इसमें हम लोग फर्दर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इससे पहले अगर हम बात करें, लेक्चर नंबर 1 में हम चल रहे हैं। हमारा सबसे पहले अगर आपको बात करें कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों जगह काम आता है। ठीक है। ओके आदित्य, कोई इशू नहीं, बाद में देख लेना, है ना। आप फास्ट फॉरवर्ड अगर किसी का कंप्लीट होता है तो आप ना देख सकते हैं जल्दी में भी इसको। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन आपको पता है, नेविगेट इंस्टीट्यूट की आपकी एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम की, उस पर हम बात करें। हमारा ये जो कोर्स है, आपके जो कोर्सेज डिफरेंट कोर्स चल रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी का एई है, एमपीपीजीसीएल होता है आपका, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है आपका, सब इंजीनियर होता है, गेट है, आईटीआई प्रिंसिपल, ये हमारे कोर्सेस हैं। और इन ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल सिलेबस के अंतर्गत आपका जो एफएम है वो आपको मेंशन किया हुआ है। मतलब एफएम आपका पढ़ाया जाता है या पूछा जाता है आपसे, दोनों बातें। ठीक है, आईटीआई प्रिंसिपल में ये इतना ज्यादा डीप में नहीं है, बट हाँ बाकी में आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें अब आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारा एफएम का इंट्रोडक्शन। पहले तो हम लोग आज क्या करेंगे यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू एफएम। ठीक है, क्यों इंट्रोडक्शन? क्योंकि कोई भी अगर आप चीज स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब शॉर्ट में हम लोग इसको एफएम कहेंगे, इसलिए आज से ही मैं एफएम वर्ड मेंशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका आज की जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू एफएम। इसमें हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट फ्लूइड एंड अबाउट मैकेनिक्स। ठीक है, अबाउट फ्लूइड देखेंगे हम लोग एंड उसके बाद हम लोग एफएम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में भी हो सकता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पर भी पहुंच जाएं, तो वो भी देख लेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती है। जब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पर पहुंचेंगे ना तो वहां पर फिर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि पेपर में आपके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो मेनली जो सॉल्व होते हैं वो आपके इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर ही सॉल्व हो पाएंगे। आप लोगों ने एफएम पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा कि एफएम जो होता है उसमें आपके न्यूमेरिकल जो आते हैं वहां पर डेंसिटी, वहां पर आपको विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपका जो है वेट डेंसिटी, है ना, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस टाइप की कुछ टर्म्स जो बार बार मेंशन की जाती है आपको वो पढ़ना ही पड़ती है, तो वो सारी आपकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज हमारे फ्लूइड की। तो आप सभी से पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, सब्जेक्ट है इसलिए पहले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल करते जाएंगे कि फ्लूइड क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो एक्चुअल में ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। आप सभी जानते हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ब्रांच ऑफ साइंस होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में क्या है? साइंस है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके लिए बात कर रहे हैं? साइंस के बारे में। दैट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की बात कर रहा है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। जब आप ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि सर फ्लूइड क्या है। आज तक आप लोग फ्लूइड को, पहले तो जब छोटे थे हम लोग तब हम बोलते थे सर फ्लूइड जो जो लिक्विड होता है उसी को हम फ्लूइड बोल देते थे। लिक्विड को ही हम अर्ली क्लासेस में फ्लूइड बोल देते थे, लेकिन वो थोड़ा गलत था। हमें समझाया गया कि ओनली लिक्विड फ्लूइड नहीं होता है, गैसेस आर ऑल्सो दी फ्लूइड्स। ये हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, लेकिन अगर आप और इन डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लाज्मा विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ योर मैटर इज ऑल्सो इन दी फ्लूडिटी कंडीशन या फ्लूइड्स, उसके अंदर कंसीडर की जाती है, फ्लो करती है। बट इन जनरल अगर फिर भी आप मुझसे पूछें तो आपको कम से कम ये दो जो आपका लिक्विड एंड गैसेस है वो याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग उतना ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न इंजीनियरिंग पर नहीं पहुंचे कि हम लोग प्लाज्मा को भी कंसीडर करके चले।
the laws applicable for plasma are much different than liquid and gases, इसलिए आप लोग केवल लिक्विड और गैस पे ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करें, इस पर यहां पर एक वर्ड लिखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन देम, फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यहां पर आज आपको फोर्सेस के बारे में भी बात करना पड़ेगी, ठीक है। फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम लोग सारे फोर्स नहीं लेकिन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं उनकी यहां पर बात करेंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज और समझिए कि अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड बिहेव्स व्हेन, अब दो बातें की जाएगी इस पूरे आपका जो सब्जेक्ट है उसका क्रिस्प यहां लिखा हुआ है कि फ्लूइड जो है वो जब फ्लूइड, पहले समझा दिया कि फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, तो लिक्विड एंड गैसेस को आप दोनों को क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। विच कैन फ्लो इट इज, दैट इज फ्लूइड ना, जो फ्लो कर सकता है वही आपका क्या है, फ्लूइड है। तो अब जब फ्लूइड के बारे में बात करें कि फ्लूइड आइदर रेस्ट कंडीशन में होगा या वो मोशन कर रहा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फ्लूइड बिहेव्स व्हेन इट मतलब लिक्विड एंड गैसेस इज एट रेस्ट एंड व्हेन इट इज इन मोशन। तो जब आप बोलते हैं कि लिक्विड एंड गैस यानी कि आपका जो फ्लूइड है वो या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तब वो कैसा बिहेव करता है, इसकी स्टडी करना ही फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। वहीं पर अगली बात करें कि सर ये फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं जिसको डिटेल में मैं आपको और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात जानने की जरूरत है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो आप उसको स्टैटिक कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको डायनेमिक्स कहते हैं। तो ये चीज आपके लिए बड़ी क्लियर सी है, स्टैटिक और डायनेमिक्स वाली। मोशन में होगा तो फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, अगर वो रेस्ट पर है तो हम उसको फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है। अब हम यहां थोड़ा देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स तो बता दिया, लेकिन बताइए फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। किस सब्सटेंस को, किस ऑब्जेक्ट को, किस एलिमेंट को, किस मेटल को, किस मटेरियल को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, तो यहां लिखा हुआ है सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर शियर स्ट्रेस। देखो टेक्निकल डेफिनेशन की बात करेंगे, मैंने अभी आपको एक बोला था विच कैन फ्लो, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बोला था विच कैन फ्लो, ये लिक्विड एंड गैस के लिए 9th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड, ये 9th वाले बच्चे आंसर करते हैं। यू डू नॉट यूज दिस इक्वेशन फॉर आंसरिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा सब्सटेंस विच इज कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो आपने कहा कि एक सब्सटेंस होगा जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा है अंडर शियर स्ट्रेस, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनेबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट अगली बात क्या है कि ये इसके पास जो है कोई भी अपने डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब इट कैन नॉट रजिस्ट इटसेल्फ टू डिफॉर्म या फॉर डिफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक बात। अब इनकी कुछ सब डिविजन की बात जो हम करते हैं, जैसे हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फ्लूइड स्टैटिक्स आता है एंड फ्लूइड डायनामिक्स आता है। अब फ्लूइड स्टैटिक्स कौन सा होगा, फ्लूइड स्टैटिक्स वो होगा जहां पर फ्लूइड एट रेस्ट होगा। और ये चीजें कहां काम आती है या हम लोग कहां बात करते हैं, जहां फ्लूइड की बात आए तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा है जैसे प्रेशर इन अ स्टेशनरी लिक्विड। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो पहले आपका हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको एक चीज बताई जाएगी कि आप प्रेशर वेरिएशन देखते हैं, प्रेशर देखते हैं इन पाइप, प्रेशर इन ओशन, फिर आप देखेंगे प्रेशर डैम के लिए भी। जब आप डैम डिजाइन करते हैं तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, जो आपके गेट्स वगैरह पर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा वो यहां हम पढ़ेंगे, क्लियर। वहीं पर जब डायनेमिक्स की बात की जाए, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात की जाती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मोशन कंसीडर किया जाता है। तो कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। एग्जांपल क्या बात करेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम लोग फ्लो पढ़ने वाले हैं, फ्लोज इन पाइप, फ्लोज इन एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स मतलब आप समझते होंगे बहुत अच्छे से, आपको पता है कि जैसे विंग्स की डिजाइन की जाती है, एरोप्लेन वगैरह होते हैं तो उसकी जो विंग्स की डिजाइन की जाती है वो एरोडायनेमिक्स के थ्रू की जाती है, या वहां पर एफएम का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं पर इससे ज्यादा बेस्ट लाइव एग्जांपल आप देखते हैं हमारे क्रिकेटर्स या क्रिकेट, जहां पर हम कई बार बोलते हैं कि रिवर्स स्विंग हो रहा है ना, और जो है स्विंग हो रही है बॉल, तो वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पार्ट काम आता है, राइट। अब जब स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, तो इनके एप्लीकेशन भी देख लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कि एफएम का एप्लीकेशन कहां कहां है, तो एफएम का एप्लीकेशन है जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं पर मेट्रोलॉजी जो होती है, मेटेरियोलॉजी, ओशिनोग्राफी जो होती है, बायोलॉजी क्यों लिख दिया गया है सर, बायोलॉजी में भी एफएम लगता है क्या? यस। आप लोग जब बायो पढ़ते हैं तो यू रीड अबाउट दी ब्लड प्रेशर,
और ब्लड प्रेशर जो होता है वहां प्रेशर आ रहा है और प्रेशर इज द पार्ट ऑफ FM। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसको कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस थे ना उसमें एक था हमारा फ्लूइड और एक था हमारा सॉलिड। ठीक है, दो ही टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस के डिवीजन में 3-4 सब्सटेंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप मैटर को बात करो, अगर मैं फ्लो के बेसिस पर बात करूं, है ना, टाइप्स ऑफ मैटर की बात करता हूं, तो हमारे पास केवल टाइप्स ऑफ फ्लो में टाइप्स ऑफ मैटर में ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, है ना, बेसिस क्या होना चाहिए आपका? फ्लो होना चाहिए। तो केवल और केवल आपको दो टाइप के दिखाई देंगे। वन इज सॉलिड जो कि फ्लो नहीं करता है एंड वन इज फ्लूइड जो कि फ्लो करेगा। तो ये दो टाइप में हमारा एक डिफरेंस बेसिक हम देख लेते हैं फटाफट फटाफट। फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड में किसको कंसीडर करेंगे हम? तो गैस एंड लिक्विड को कंसीडर करते हैं। सॉलिड में ऑल सॉलिड्स इंक्लूडेड, सॉलिड में सॉलिड इंक्लूड करते हैं। फ्लूइड में अ सब्सटेंस कैन डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। वहीं पर अगर सॉलिड की बात करें, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड। तो लिखा है अ सब्सटेंस दैट रजिस्ट अ शियर स्ट्रेस इन अ स्टैटिक कंडीशन। वहीं पर हम बात करें फ्लूइड की, इसका शेप कैसा होता है? तो ये सर इरेगुलर शेप का होता है। रिलेटिवली कांस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या चीज है? क्या लिखा हुआ? रिलेटिव कांस्टेंट जो है स्पेसिंग बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता। सभी मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं एक या दो या तीन नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल है अगर उनकी बात करें तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो 100% फिक्स नहीं होती है। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है रिलेटिवली। रिलेटिवली कांस्टेंट बोला गया है, 100% कांस्टेंट नहीं है। वहीं जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड स्पेसिंग बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। जो भी आपका सब्सटेंस जिससे बना हुआ है, जिससे सॉलिड बना हुआ है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सभी में कांस्टेंट स्पेसिंग या फिक्स्ड स्पेसिंग आपको दिखेगी। ठीक है, वहीं पर फ्लूइड की बात करें, इट इज फ्री और वीकली लिमिटेड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्री होते हैं टू मूव या फिर वो वीकली अवेलेबल होते हैं या फ्री होते हैं टू मूव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एयर। एयर के मॉलिक्यूल आर वेरी वेरी वीकली बॉन्डेड सो दैट दे कैन मूव फ्रीली। मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, वो आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं हमारा एक हनी ले लीजिए आप, हनी, शहद। शहद भी क्या है? लिक्विड है, फ्लो करता है। लेकिन क्या शहद के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा फ्री होते हैं कि वो मूव कर जाए इजीली? तो इजीली मूव नहीं करते, बट फिर भी हम कहेंगे कि या तो पूरी तरीके से फ्री होंगे या वीकली लिमिटेड मूवमेंट उनका अवेलेबल होगा, जैसे शहद या हनी में होता है। अब हम सॉलिड की बात करते हैं। आपने कभी सॉलिड को फ्लो करते हुए देखा? सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता है। तो अभी आ रहा है, फ्लूइड कंटिन्यूम आ रहा है ना थोड़ी देर में। तो हम कह रहे हैं कि सॉलिड जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। यहां पर सॉलिड में कोई भी आपका मूवमेंट अवेलेबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे वेरियस शेप्स की बात करेंगे। तो शेप में क्या हो जाएगा? जैसा कंटेनर का शेप होगा वैसा ही फ्लूइड अपना शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने सॉलिड को किसी कंटेनर में रखने की कोशिश की और कंटेनर का शेप सॉलिड की तरह नहीं है, इंपॉर्टेंट, कंटेनर का शेप अगर सॉलिड की तरह नहीं है तो सॉलिड उसके अंदर फिक्स नहीं होगा। लेकिन फ्लूइड के साथ ऐसा नहीं है। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है? पानी की बॉटल जो होती है, वो पानी जो होता है वो आप किसी भी शेप में डालें, पानी उस शेप को ले लेता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज परचेस की, जैसे आपका लैपटॉप, अब लैपटॉप को रखने के लिए आपको स्पेसिफिक एक बैग चाहिएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर लैपटॉप को ना मैं पॉकेट में रख कर लेके आ जाता हूं। समझ गए? तो कहने का मतलब यहां पर आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप ये पढ़ रहे होंगे चैप्टर, तब आपको बताया जाएगा कि जो फ्लूइड होते हैं उनमें जो शियर स्ट्रेन होती है, ठीक है, या शियर स्ट्रेस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो वो होती है टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जबकि हम जब सॉलिड की बात करते हैं, इसमें शियर स्ट्रेस जो होती है वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। सर ये क्या चीज है? कोई बात नहीं, वेट, आज इंट्रोडक्शन है, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि शियर स्ट्रेन रेट क्या होता है ना, इसको आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। या फिर आप देखो, अब 3-4 बातें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आ चुकी है। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड में हमें पहली बात क्या मिली है? लिक्विड और गैस।
लिक्विड एंड गैस, ये आपका एक तो पहली बात सभी लोगों को पता है। वहीं पर जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें नो रेस्ट्रिक्शन फॉर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के लिए इसमें कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और फॉर फ्लूइड, इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं, क्या है ये कि फॉर फ्लूइड shear stress is directly proportional to shear strain rate, क्लियर ये बात है ना। ये जो चीज है आपको ध्यान रखना है, shear स्ट्रेस जो होती है वो shear strain रेट के प्रोपोर्शनल होती है, ना कि आपके shear स्ट्रेस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। चलिए कैसे आएगा बताएंगे इसको। यस, समझाकर कौन गए थे, तो न्यूटन भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये न्यूटन ने समझाया था शेयर स्ट्रेन रेट, जिसको आप बोलते हैं ऑल्सो, आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या रेट का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट शेयर स्ट्रेन, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस आ रहा है जब हम बात करते हैं फ्लूइड की। किसकी बात करते हैं, फ्लूइड की। तो देयर आर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड के भी टाइप होते हैं। कैसे होते हैं सर फ्लूइड के टाइप, तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लूइड्स, वन इज लिक्विड आइडियल एंड वन इज रियल, आइडियल एंड रियल। प्रैक्टिकली जब आप इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होती है, या हम लोग कंसीडर करते हैं कि इंजीनियरिंग की सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इंजीनियरिंग में आप लोगों ने, आप लोग सिविल वाले हो, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले भी समझते होंगे, एक वर्ड आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या वर्ड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लाया ही क्यों गया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज ही क्यों की जाती है, कि जब भी कोई आप इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं या मटेरियल की बात करते हैं और उस पर जब आप एनालिसिस करते हैं, उसके फोर्सेस की स्टडी करते हैं, उस पर फोर्सेस लगाने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, उस पे डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, उसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं, तो कई सारे अजम्पशन इनबिल्ट उसमें अज्यूम कर लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग के समय हम लोगों को कई सारे अजम्पशन लेना पड़ते हैं, और वो जो अजम्पशन होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए वी यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। अब जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हर बार आप लोग रियल फ्लूइड को कंसीडर नहीं कर सकते, हर बार आप रियल फ्लूइड को कंसीडर नहीं कर सकते। ये आपकी एक लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को ओवरकम किया आपने फ्लूइड को आइडियल कंसीडर करके। फ्लूइड को आपने कैसा कंसीडर कर लिया, आइडियल। तो जहां जरूरत पड़ी फ्लूइड मैकेनिक्स में वी यूज आइडियल फ्लूइड, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे से आपको इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। सभी डिफरेंस पे मैं मार्क नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं मार्क करूंगा। पहला, अगर हम बात करें कि आइडियल फ्लूइड के पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, लेकिन जब हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो इसके पास विस्कोसिटी होती है। पहला ये डिफरेंस है। दूसरा, आइडियल फ्लूइड जो होते हैं दीज आर इनकम्प्रेसिबल। ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। चलो ऐसा कर देते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, आइडियल फ्लूइड को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब उनमें कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, सुनिएगा, आइडियल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो, मतलब वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूइड। लेकिन रियल में ऐसा होता है क्या, रियल में थोड़ा थोड़ा आपका जो फ्लूइड होता है ना वो क्या कर सकता है, तो वो कंप्रेस हो सकता है। अब जब कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं तो वहीं पर एक टर्म आती है विच इज बल्क मॉड्यूलस। और अगर यस, बर्नौली में भी अजम्पशन है ना। जब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब ये इनफाइनाइट क्यों है, तो अगर आप बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखेंगे तो बल्क मॉड्यूलस जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, बल्क मॉड्यूलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कंप्रेस नहीं हो रहा है, इट मींस कि इनकंप्रेसिबल के लिए, किसके लिए, इनकंप्रेसिबल अगर होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो पहले और बाद में,
यानी कि V1 या V इनिशियल जो है वो किसके बराबर होगा, तो V फाइनल के बराबर होगा। और अगर ऐसा होगा तो डेल V जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डेल V जैसे ही जीरो होगा आपका 1/0 मिलेगा और आप बोलेंगे कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है ये बात? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल था इसलिए इसका बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट है। जबकि जो फ्लूइड कंप्रेसिबल हो जाता है, जो फ्लूइड को कंप्रेस किया जा सकता है, उसके अंदर आपको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। और चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा तो आपको काइनेट बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब कुछ नंबर में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपके आइडियल फ्लूइड को कंसीडर किया जाता है तो उसमें कोई भी सरफेस टेंशन का फंडा नहीं होता है, सरफेस टेंशन जीरो होता है। जबकि रियल फ्लूइड में आपको सरफेस टेंशन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ये जो आइडियल फ्लूइड है ये इमेजिनरी है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो इनकम्प्रेसिबल भी हो, जिसका इनफाइनाइट बल्क मॉड्यूलस भी हो, जो कि जीरो विस्कोसिटी रखता हो, जो कि जीरो सरफेस टेंशन रखता हो। और भी आइडियल फ्लूइड के कंसिडरेशन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है ना, ये इरोटेशनल होता है। ये सारी चीजें आपकी आइडियल फ्लूइड की होती है। ठीक है, यहां तक बात। बेसिक डिफरेंसेस पे जब अगर हम चलें अभी तो आपको ये समझना होगा कि हमारे, वन सेकेंड, है ना। चलिए, ये आइडियल फ्लूइड हो गया और ये आपका कौन सा फ्लूइड हो गया, ये आपका आइडियल और रियल फ्लूइड के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पर। क्या होते हैं सर ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? ठीक है, जब आप एफएम पढ़ेंगे फोर्सेस बहुत रिक्वायर्ड होंगे, फोर्स इंपॉर्टेंट होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कोई बॉडी है, वो ये रही। ठीक है, ये बॉडी है, मैंने इसको अलग अलग जगह ले लिया है। ठीक है, और इसको आपने किसी सरफेस पर रखा हुआ है। कहां रखा है आपने इसको? किसी सरफेस पर। ठीक है, ये जो सरफेस है, अब आपने कहा कि इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने एक और चीज बताई कि इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, वहीं जब आप बात करते हैं कि इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और इसी पर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इन दोनों में क्या समझ में आ रही है कि अगर यहां पर आप कहते हैं ये एफ है और ये भी एफ है, तब आपको अलग कुछ दिखाई देगा और ये आपको दिखाई देगा यहां पर एफ और एफ। ठीक है, इस केस में आप कहेंगे कि फोर्स जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में बराबर लग रहा है। मतलब यहां पर फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। कैसा है? बैलेंस्ड है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा था और एक और फोर्स एफ अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। मतलब यहां पर जो फोर्स आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? अनबैलेंस्ड दिखाई देगा, अनबैलेंस्ड फोर्स दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भी कभी बैलेंस्ड फोर्स होता है, जब भी कभी बैलेंस्ड फोर्स होता है तो उसमें आपको कोई भी मोशन दिखाई नहीं देगा। मतलब आपको नो मूवमेंट मिलेगा, नो मोशन मिलेगा। ठीक है, नो मोशन का मतलब समझे आप? फोर्स क्या है? बैलेंस्ड, इसलिए उसमें कोई भी आपको मोशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तो इसमें मोशन जो है वो अवेलेबल होगा और इसको मैं आपको जो है ऊपर वाले डायग्राम से बता सकता हूं। ठीक है, कैसे होगा कि आपने कहा जब सर इस पहले वाले ब्लॉक के ऊपर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बराबर लगा देते हैं तो ये बॉडी यहीं पर रहती है और यहीं पर रहने का यहाँ पर सेंस है कि ये बॉडी जो है एट रेस्ट है। इसमें है, ये बॉडी रेस्ट में है। वहीं पर आप जब ब्लॉक नंबर 2 की बात करते हैं तो इस ब्लॉक पर दोनों फोर्सेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो कैसी है, तो इन मोशन है। ये बॉडी किसमें है? मोशन में है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो मोशन मोशन जो होता है उसको कॉज करते हैं या क्रिएट करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो बॉडी को स्टैटिक या जो आपका रेस्ट वाली कंडीशन जो है उसमें रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात है ना। ये आपका स्टैटिक हो गया और इसको आप कंसिडर करेंगे डायनामिक में। यहां पर आपका मोशन आएगा। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया है हल्का सा, ये स्टैटिक हो गया और ये आपका डायनेमिक हो जाएगा। क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर है सभी को?
बताइए। ठीक, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा अपना फ्लूइड मैकेनिक्स को समझते हैं। इसको थोड़ा सा आप जूम करें, एक मिनट, अवेलेबल है जूम? ये लीजिए। सबसे पहले तो आप यहां देखिए, आपको यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स दिखाई देगा, दे रहा है? ठीक है सर, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका डिफरेंस जो बनाया, या पहले नंबर पे आपको यहां जो दिख रहा है वो दिख रहा है फ्लूइड। क्या दिख रहा है? फ्लूइड। फ्लूइड को इन्होंने डिफरेंशिएट किया और कहा कि फ्लूइड जो होगा, उस फ्लूइड के आप गैस, फ्लूइड को आप गैस और लिक्विड कंसीडर करेंगे। यस, लिक्विड और गैस कंसीडर करते हैं सर। गैसेस में एयर ले लीजिए, हीलियम, जितनी भी गैसेस है उनके नाम ले लिए, और लिक्विड में आपने कहा है वाटर हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब आपका लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपको वाटर और इनकी एयर की, तो आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताना है, डेंसिटी के बारे में बताना है, विस्कोसिटी के बारे में बताना, और इसकी वेपर होती है, इसके पास सरफेस टेंशन होती है, तो इनकी बातें हम करेंगे। वहीं पर जब हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं या स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो स्टैटिक्स का मतलब यहां पर आप समझ पाएंगे कि समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज जीरो। ये क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो। और ये जब आती है तो क्या क्या आता है? एक आता है स्टेबिलिटी। क्या आती है? स्टेप। हम लोग रेस्ट कंडीशन में प्रेशर को पढ़ेंगे, रेस्ट कंडीशन में आपको बायंसी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारा अगला डायनेमिक्स की बात करें, किसकी बात करें? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में आपको पता चलेगा कि यहां पर कंप्रेसिबिलिटी या इनकंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और स्टेडी या अनस्टेडी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप लोगों ने स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार, आपका टर्बुलेंट है ना, ये ट्रांजिशनल, ये सब पढ़े होंगे, और ये सब आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? तो फ्लूइड डायनेमिक्स में इंक्लूड हो जाएगा। कुछ इस तरीके का डिवीजन है कि आप, एक सेकेंड है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीजें दिखाई देंगी। कौन कौन सी चीजें? कि आपका क्या स्टैटिक होता है, क्या डायनेमिक होता है, फ्लूइड में आप किसको कंसीडर करते हैं, और आपका इधर ये यहाँ पर दो बातें लिखी है। इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए अवेलेबल, मतलब आपको मैं थोड़ा सा इसको और जानकारी देना चाहता हूं। तो जानकारी ये है, समझिएगा। चलिए समझते हैं ना। जब आप फ्लूइड की ही बात नहीं है, जब आप मैकेनिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है। तो मैकेनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक आप इसको कहते हैं कि ये स्टैटिक है, और एक कहते हैं कि ये डायनेमिक। स्टैटिक, और दूसरा होता है हमारे पास, ऐसा कर लेते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स लिख लेते हैं। ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में कंडीशन अभी आपने देखी कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब आपका समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इस कितना हो जाए? जीरो हो जाए। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाए? जीरो। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? तो डायनेमिक्स का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये भी समझें कि केवल और केवल आपके मैकेनिक्स में, जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, आपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो है वो आपने पढ़ा होगा कि, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स, तो वो वहां पर आपको केवल फ्लूइड नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर स्पेशली आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया जाता है। वहां पर आपको मैकेनिक्स के बारे में सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ाया जाता है। तो वो सॉलिड, वही मैकेनिक्स यहाँ पर भी लग रही है। वो सॉलिड के लिए लगती थी, हम फ्लूइड के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ना फ्लूइड मेंशन किया है, ना ही मैंने यहाँ पर आपको जो है यूज किया है क्या आपका सॉलिड। ये कॉमन है आपके लिए, सॉलिड के लिए भी होगा और फ्लूइड के लिए भी होगा। ठीक। डायनामिक्स जो है, इस डायनामिक्स की अब दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। डायनामिक्स की दो ब्रांचेस देखने को मिलती है।
सच में सीरियसली? बोले हाँ सर। कौन कौन सी दो ब्रांचेस होगी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे डायनेमिक्स की दो ब्रांचेस के नाम मैं आपको बता रहा हूं और किसका क्या मीनिंग है ये आप मुझे बताएं। डायनेमिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है। और एक होती है काइनेटिक्स। चलिए फटाफट एक बता दीजिए तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आपको जो याद हो वो बता दीजिए। बोथ आर, यस, सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं सोम में, वो वहां पर आता है तो मैकेनिक्स वही है ना, मैकेनिक्स जो आप वहां पे पढ़ते हैं वही मैकेनिक्स यहां पर भी है। ठीक है। आप बताएंगे फटाफट मुझे, स्टैटिक में मोशन नहीं होता। ठीक है। और यहां पर मोशन अवेलेबल होता है। बॉडी डायनेमिक्स में मोशन करती है और स्टैटिक में नहीं करती है। तो सर अब समझिए, या आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम लोग जिसकी वजह से मोशन आया है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स में वी डू नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। मतलब यहां पर लिखा जाता है डू नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन कभी भी क्या होता है, कोई भी मोशन होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो फोर्स। इसका मतलब यहां पर दैट इज, मैं लिख देता हूं, दैट इज फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड। फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, याद रखें ये बात हमेशा। अब सर ये तो हो गया, चलो अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है काइनेटिक्स। दूसरा हमारे पास क्या है? काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या होगा? काइनेटिक्स भी बताइए आपकी, काइनेटिक्स में क्या होता है तो सुनिएगा। काइनेटिक्स में आपको क्या करना है कि जो फोर्स, जो जिसकी वजह से मोशन आ रहा है, जिसकी वजह से मोशन आ रहा है उसको आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हटा देते क्योंकि मेरे लिए अब यहां पर क्या है, कंसिडरेशन होगा। तो हम यहां कहेंगे वी कंसीडर, है ना, यहां क्या कहेंगे? वी वी कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स, दैट इज फोर्स। तो हम यहां कह देंगे फोर्स इज कंसीडर्ड। फोर्स जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है। ये डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों ने, मुझे किसी ने भी आंसर नहीं किया है। नेक्स्ट, अब फ्लूइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें। मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स के बाद अब हम दो बात करने वाले हैं फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये किस स्टेट में हो सकता है? तो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। ठीक है। जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या देखने को मिलता है? लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? जब आप किसी कंटेनर में फ्लूइड को इन करेंगे तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर ये आपको फ्लूइड पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे और उनके बीच में प्रॉपर आपको यहां पर गैप दिखाई देगा। यहां पर सब क्या दिखाई दे रहे हैं? ये गैप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। वहीं पर अगर मैं कहूं आपसे कि आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड में आप देखेंगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दीज आर टाइटली पैक्ड एंड देयर आर वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, इसको देखें आप। ये आपका सॉलिड हो गया, ये पिंक कलर से जो बना हुआ ये क्या होगा? आपका सॉलिड हो गया, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में जगह नहीं बचती है। आपका यहां पर पूरा मटेरियल फिल किया होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं हमारे क्योंकि गैस या लिक्विड की या फ्लूइड की, तो फ्लूइड जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अवेलेबल होता है। ठीक। तो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे। अगला देखें, इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होता है। क्या होता है ये? वीक इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स क्यों होता है? कोहेसिव का फोर्स क्या मतलब होता है? कोहेसिव का मतलब, पहली बात तो आप कोहेसिव को आज समझ लीजिए। एडेसिव को भी आपको पढ़ना होता है, चलो या तो बाद में बता देंगे आपको जब आपको कैपिलरिटी पढ़ाई जाएगी। जब आपके सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स होगा तो आप कहेंगे कि ये कम होता है। सेम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्लूइड में ये कम देखने को मिलता है।
फोर्सेस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कहलाता है कोहेसिव फोर्स, वो वीक होता है। नेक्स्ट बात करें कि नॉट रजिस्टर शियर स्ट्रेस, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। अगर ये स्टेशनरी स्टेट में भी रखा होगा, विनय ये होमोजीनियस मटेरियल और ये सब अभी नहीं आएगा इसमें, है ना, क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में कभी भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस टाइप की चीजें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स यानी कि गैस के केस में आता है। गैस जब पढ़ते हैं ना आप, तो वहां पर थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है ना, हम एफएम पढ़ रहे हैं। एफएम में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, स्पेशली लिक्विड की यहाँ पर चर्चा होगी। लिक्विड की ज्यादा बातें होंगी, गैस की या एयर की कम होंगी। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एयर पढ़ाई जाती है। मैकेनिक्स ऑफ एयर इज थर्मोडायनेमिक्स in which we study about the forces and effect of force on the gases, वो thermodynamics में होता है। स्पेशली फ्लूइड या लिक्विड, लिक्विड मेनली है ना, यहाँ पे भी एयर होगा लेकिन मेनली लिक्विड, यहाँ पर हम लिक्विड के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। अगला हमने कहा कि, अच्छा मैं ये कह रहा था कि स्टेशनरी स्टेट में भी अगर ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तब भी जो है इनके बीच में जो फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, वो बहुत ही वीक होते हैं। इनका जो है शेयर, ये रजिस्टर नहीं करता शेयर स्ट्रेस को। अगर शेयरिंग होगी, मतलब जैसे पानी की एक बूंद है, पानी की बूंद जब गिरती है तो वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल। लेकिन वो जब जमीन पे गिरती है तो वो चपटी सी हो जाती है, फैल जाती है। उसका क्या कारण है चपटा या फैलना? और ये कारण है कि वो अपने अंदर होने वाली शेयर डिफॉर्मेशन या शेयर स्ट्रेस को रजिस्टर नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट लिखा है विल टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। बिल्कुल सही है, आपको भी पता है। जनरली कंसीडर्ड अ कंटिनम। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड पढ़ते हैं, यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज आती है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम। मैकेनिक्स में मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपने भी पढ़ी है, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। याद करिए, जहां पर आपको शायद बीएमई पढ़ाया जाता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएमई, है ना, बीसीईएम होगा, बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी होगा वहां पे थर्मोडायनेमिक्स आती है, बिल्कुल आती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। नहीं, शियर फोर्स के विदाउट ही डिफॉर्मेशन हो जाता है आदित्य, ध्यान रखें। यहां पर, यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि इट विल डिफॉर्म विदाउट जो है फोर्स। क्योंकि एक देखो, एक स्थिति देखो, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस आर जीरो। तो चाहे वो शेयर फोर्स हो, चाहे वो आपका स्टैटिक फोर्स हो, लीनियर फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, अगर उसका सम जीरो हो सकता है, तो मुझे बताओ क्या वो, ये क्या लिख रहा है, देखो, कैन नॉट रजिस्टर शेयर स्ट्रेस इन अ स्टेशनरी, मतलब अगर आपने फोर्स नहीं भी लगाया तब भी ये डिफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, और अभी कंटिन्यूम को हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विस्कोसिटी डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, मतलब अगर मुझे फ्लूइड के बारे में जो किसी किसी को बताना है, समझाना है कि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है, ये वो है, तो आप वहां पर एक प्रॉपर्टी विस्कोसिटी को यूज करके फ्लूइड को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट या अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने जो कहा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम, क्या कहा आपने? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति जब हम डिस्क्रीट, ध्यान से समझे, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल को कंसिडर नहीं करेंगे। वी डू नॉट कंसिडर, वी डू नॉट कंसिडर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, सेपरेट, है ना। तो फिर क्या होता है, कैसे करेंगे? रियलिटी में अगर आप देखें तो रियलिटी में ऐसा होता है कि सारे जितने भी फ्लूइड होते हैं या जितना भी मटेरियल होता है, वो सभी किन्हीं छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो लिखा है फ्लूइड्स आर मेड अप ऑफ काउंटलेस टाइनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कोलाइडिंग, देखो कंटिन्यूअसली मूविंग, कोलाइडिंग, इंटरेक्टिंग, है ना। ये कुछ वर्ड यहां लिखे हैं, बाद में इनको हम लोग कवर अप करेंगे कि ये क्या चीज लिखी हुई है। ये कुछ जो भी फ्लूइड होता है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हाउएवर एट द मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का या सभी मॉलिक्यूल का अगर आपको मुझे प्रॉपर्टी शो करना होगी, तो ये मेरे लिए लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ठीक है।
आप कहें कि सर मैंने आपको 1 लीटर वाटर दिया है और उस 1 लीटर वाटर का आप मुझे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर उन सभी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बताइए, प्रेशर बताइए, उनका सर डेंसिटी बताइए, ये सब अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप मुझे बताओ, हम प्रेशर कभी किसी एक मॉलिक्यूल का बताते हैं या पूरे सब्सटेंस का बताते हैं? यस, एफएम स्टार्ट होता है कंटिनम से और सोम स्टार्ट होता है आपका होमोजीनियस, और आपका वहां पे और भी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे आपको सॉलिड जब बताया जाता है तो वहां पर आपको डिफॉर्मेबल सॉलिड और आपका जो है रिजिड सॉलिड के बारे में या रिजिड बॉडी के बारे में बताकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो अब इसको इसीलिए मैं थोड़ा ना कंटिनम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के फिराक में रहता हूँ और पढ़ाने के फिराक में रहता हूँ। आपको मैं कंटिनम थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा, अभी तक आपने कंटिनम इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट हम कोशिश करेंगे कंटिनम के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें। लाइक क्या है, सुनना। अब सभी मॉलिक्यूल के बारे में इंडिविजुअली या सिंगल मॉलिक्यूल, सभी सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बताना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता सकते हैं, एक सिंगल ये कहें कि उसका सब्सटेंस जो है सिंगल सब्सटेंस है, सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस के बारे में नहीं बता सकते, तो फिर हम कैसे अपनी स्टडी को फर्दर आगे इंक्रीज करेंगे? ठीक है, तो अब समझना जरा, इसमें कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं। रवि, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है विच इज मेड ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल भी नहीं बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस वो होता है जो होमोजीनियस होता है। ठीक है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। आपको यहां पर प्योर सब्सटेंस किसने बोला, ये अभी रुको, प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट जो आएगा मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाऊंगा एफएम में, अभी नहीं यूज करेंगे, है ना हम लोग। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसी की बात करते हैं फिलहाल में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप बताइए मुझे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को ही कंटिन्यू करते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा जनरल बात भी कर लेंगे, क्योंकि जनरल बातें मैं भी कर लेता हूँ पर अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट जब आप कंसीडर करोगे तो उसमें आपको कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अजम्पशन क्या है? हमें बोला जा रहा है यहां पर, या हम कंसीडर कर रहे हैं कि फ्लूइड जो है, अ फ्लूइड इज अ कंटीन्यूअस मीडियम, कंटीन्यूअस मीडियम। इसका मतलब कि उसमें कोई भी गैप नहीं होगा, है ना? अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक ठीक। हाँ, हमने कहा कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस मीडियम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो व्लो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यहां लिखा है कंटिन्यूअस मीडियम, इस वर्ड पे गौर करें। इसके अंदर कोई भी गैप या फिर वॉइड यानी कि खाली जगह नहीं होगी। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है कि वो जो आपका मीडियम होगा, जो आपका पूरा फ्लूइड की बात कर रहे हैं, लाइक डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर आर स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फील्ड, थ्रू आउट द फील्ड। मतलब कोई आपके पास एक सब्सटेंस है जिसको आप ये फ्लूइड कह रहे हैं, तो फ्लूइड में जो उसकी डेंसिटी होगी, उसका प्रेशर होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी विस्कोसिटी होगी, और भी चीजें जो उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई या डिफाइन करती है, वो सभी की सभी उसमें पूरी की पूरे फ्लूइड में डिस्टिंग्विश या ट्रूली डिस्टिंग्विश होगी। डिस्टिंग्विश से मेरा मतलब, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लेकिन स्मूथली, स्मूथ वर्ड यूज किया गया है यहां पर, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, तो स्मूथ बोला गया है। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। धीरे धीरे पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम की। ठीक है, खैर आपने पढ़ा भी होगा। Instead of tracking individual molecule, we can describe the fluid using average properties like density, velocity, pressure at any point in space and time. मतलब आप कभी भी अगर फ्लूइड के बारे में बताएं तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इसके कोई छोटे पार्ट के बारे में नहीं बताते, आप एज अ होल बताते हैं। आप बताते हैं कि इसका जो है डेंसिटी इतनी है, इसका प्रेशर इतना है, इसकी वेलोसिटी इतनी है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहलाता है। अगर आप एफएम पढ़ रहे हैं जिसमें आप लोग बात करते हैं एयर की, किसकी बात करते हैं? एयर, या आप बात करते हैं लिक्विड की, और आपको बोले कि पढ़ाई करिए, डायरेक्टली आप क्या बताइए, लिक्विड और एयर के बारे में बताइए। तो लिक्विड और एयर में आप लोगों ने एक नंबर सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं तो छोटे से छोटे जो आपका सब्सटेंस, छोटा से छोटा मतलब बहुत स्मॉल साइज का सब्सटेंस जो होगा, उसमें भी 10⁻23 तक आपके मॉलिक्यूल होते हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल की स्टडी आप करेंगे थोड़ी ना, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, 10⁻23 को आप क्या कहेंगे ये नहीं मालूम है, तो आप उनकी स्टडी कैसे करेंगे? इसलिए यहां बोला गया है कि हम लोग उनको एवरेज प्रॉपर्टी के फॉर्म में शो करके स्टडी कर लेते हैं, यही कंटिन्यूम चल रहा है। ठीक है, these property vary smoothly and continuously allowing us to use mathematical tools। अब कैसे?
अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये कंटेनर था, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये मेरे पास कंटेनर था, इसको मैंने यहां से हीट किया, है ना, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, या चलो हीट मत करो, तुम लोग बोलोगे ये तो सर आप थर्मोडायनेमिक्स बताने लग गए। आपने यहां से ना इस पर प्रेशर लगा दिया, आपने यहां से क्या लगा, ये पिस्टन है, मान लो ये मूव कर सकता था, ये आपने यहां से प्रेशर लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या थी, तो इसके अंदर थी एयर, इसके अंदर कौन थी, एयर। अब यहां पर क्या होंगे, सारे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं यहां बना रहा हूं, ये सारे क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए। अब ये सारे मॉलिक्यूल जो है, आप जब देखेंगे कि आपने प्रेशर लगाया, तो आप प्रेशर लगाते समय क्या इस सिंगल मॉलिक्यूल को, इस सिंगल मॉलिक्यूल को, इस सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर अलग अलग बताएंगे, नहीं, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप क्या बोलते हैं कि आपने यहां से यहां तक आपने कहा ये जो सबसे लोअर वाली जो आपकी लेयर होगी, यहां पर, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, फिर वो प्रेशर ऊपर कंटिन्यू कंटिन्यू कन्वे होगा, और ऐसे करते करते आपके प्रेशर की वैल्यू ऊपर जाते जाते बदलती जाएगी। तो आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने क्या किया कि आपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो डेंसिटी हो, उसको आपने ग्रेजुअली या स्मूथली या कंटिन्यूअसली चेंज किया है, कि ताकि हम जब स्टडी करें, जब हम पढ़ें, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें, तो हम इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, वन सेकेंड, इस पूरे रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल आए हैं उनकी एक साथ स्टडी कर सकें, फिर उसके बाद जो इतने रीजन में मॉलिक्यूल आएंगे उनकी एक साथ स्टडी कर पाएंगे, और फिर उसके बाद और उससे ऊपर इस रीजन में जो आएंगे उनकी स्टडी कर पाएंगे। तो ये चीज जो है ना, ये कंटिनम से आती है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिनम कहलाता है। ये आ, वैसे तो प्रेशर में, डेंसिटी में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का योगदान होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वहां पर क्रिएट करता है प्रेशर और डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑल, बट हम यहाँ पर स्टडी जो करते हैं वो एज अ होल करते हैं, इस वजह से इसको आप इंडिविजुअल या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। यस, केमिस्ट्री में भी आता है। अब कंटिनम क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कंटिनम की, नहीं भी होता तो क्या ही हो जाता, ठीक है, हम तो पढ़ लेते, हमारा क्या जाता। तो सुनिएगा ध्यान से, कंटिनम जरूरी क्यों है। कंटिनम जरूरी इसलिए है, हेडिंग है व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कंटिनम इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फोकस ऑन मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी रादर देन ट्रैकिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं होता तो हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को पढ़ना पड़ता, और यहां पर हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमें कोई भी जो है अलग से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ना पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कंटेनर बनाकर बताया था, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी। अगर मैं आपको यहीं पर बताता कि मुझे इससे यहां से यहां तक जाने में कितना प्रेशर वेरिएशन आ रहा है, या किस तरीके से वेरी कर रहा, तो मैं यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उनका यूज कर सकता हूं, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में 100 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते, कितने होते, 100 करोड़ मॉलिक्यूल होते, तो 100 करोड़ मॉलिक्यूल का क्या मैं एवरेज निकालता, क्या मैं उसे ऐड करता, क्या मैं उसे सब्ट्रैक्ट करता, या मैं उसे स्टडी करता, नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल को एक कंसिडर कर लिया, फिर उसके बाद एक और कंसिडर कर लिया, फिर इसका एक मतलब अलग अलग सेक्शन में हमने स्टडी की। और ऐसे जब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में या छोटे छोटे सेक्शंस के फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो वहां पर हम मैथ्स की इक्वेशन यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपने जितना नाम लिया है सब एफएम से रिलेटेड है, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी। फिर जब आप बात करते हैं आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, तो वो भी आपके इसी एफएम में आता है। लिखा है सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे आपको पाइप बनाना है, डैम बनाना है, पंप बनाना है, एयरप्लेन बनाना है, आपको ये सारी चीजें, टरबाइन हो, इन सबको जब आप बनाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ आपको वहां पर एज ए इंजीनियर आपको वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है कि मेरा जो डैम बन रहा है उसका गेट जो है उस पर कितना प्रेशर आएगा, उस पर किस सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डैम के सबसे बॉटम में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा और सबसे बीच में जो है सबसे कम, और ऊपर फिर उससे ज्यादा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नहीं बता पाते, तो यही हमारा इंपॉर्टेंस है इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है, ये कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोगों ने शायद सभी लोगों ने सुना होगा। नाम है, इनको नटसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? नटसन। ठीक है, ये व्यक्ति थे साइंटिस्ट, इन्होंने अपना एक नंबर दिया और उसे नटसन नंबर कहा गया। के साइलेंट बोल लीजिए, यहाँ पर नूटसन भी बोल सकते हैं, नटसन भी बोल सकते हैं, नूटसन बोल दीजिए चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहां तक वैलिड है या कब तक वैलिड होगा, आप कहां तक इसको वैलिड मानेंगे, तो आपको यहां पर उन्हें बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो होता है वो आपका एक साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए नंबर से हमें पता चलता है। ठीक है, कैसे? हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं विच इज नोन एज नटसन नंबर। ये नटसन नंबर में आपकी वैल्यू कुछ आएगी, उस वैल्यू के बिहाफ पे आप कहेंगे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है ये वैलिड है या नहीं है। मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नटसन नंबर which compares the mean free path of molecule. mean free path क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। every distance of a molecule travels between the collision to the characteristic length of the system, that is diameter of the pipe and size of the object will be follow। अब समझे जरा, ध्यान से देखना। मान लीजिए पाइप ही बना देते हैं आपके लिए। क्या बना दें? पाइप बना दें। ठीक है, ये रहा आपका पाइप। थोड़ा तिरछा बन गया है लेकिन मान लो ये पाइप। क्या है ये? पाइप। ठीक है, इस पाइप में, ठीक है, इस पाइप में अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि इसका डायामीटर कितना है, तो आप कहेंगे इसका डायामीटर या रेडियस आप ले लीजिए आर। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा पास हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, है ना। अब दो बातें यहां पे समझना है। एक आपको समझना है लेमडा, जिसको आप कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मान लीजिए ये मॉलिक्यूल यहां है और ये मॉलिक्यूल अब आगे जब बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड में तो मॉलिक्यूल्स फ्लो होते रहेंगे, फिर जब आगे बढ़ेगा तो दूसरे से कोलाइड करेगा। क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल जो है वो जब आगे बढ़ता है तो वो दूसरे से कोलाइड करता है। फिर मान लीजिए यहां से आगे बढ़ा तो वो फिर कोलिजन करेगा, फिर यहां से आगे बढ़ा तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लेकिन कोलिजन करता रह रहा है। मान लीजिए ये कोलिजन चल रहे हैं उसके, और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर एक फ्लूइड का कोलिजन जो है उसमें उसने डिस्टेंस काफी ज्यादा ट्रेवल की है और एक में डिस्टेंस काफी कम ट्रेवल की है। तो ये जो आपको एक फ्लूइड का मैंने पाथ बताया, इस पाथ पे आप जाकर ये कर सकते हैं कि इन सब के लिए ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस डिस्टेंस को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी, है ना, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? आप इसका सभी डिस्टेंस का एवरेज ले लें। क्या ले लें? एवरेज ले लें। क्या होगा सर उस एवरेज लेने से? तो एवरेज लेने से आपको मिल जाएगा मीन किसका? फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब जो आपने पाथ बनाया है उसमें जब आपका मॉलिक्यूल फ्री है तो इन सभी का, इसको बोलते हैं लेमडा 1, इसको बोलते हैं लेमडा 2, इसको कहते हैं लेमडा 3। तो ये लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 एंड सो ऑन जो है वो आपके क्या है? तो ये फ्री पाथ है। ये क्या है? फ्री पाथ है। फ्री पाथ मतलब इसको और क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप लेमडा कहते हैं। तो यहां से आपने कहा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस सो ऑन करके लेमडा एन करेंगे, डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे? एन। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? आपको यहां पर मिल जाएगा मीन फ्री पाथ। क्या मिल जाएगा? मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, सॉरी बारीक बारीक बात हो गई। थोड़ा सा हम यहां से ये भी समझें कि जब हम कभी इसको कंसिडर करेंगे, हमारे पाइप को हमने कंसिडर किया, तो पाइप का अपना खुद का एक लेंथ होगी, है ना। पाइप की अपनी खुद की क्या होगी? एक लेंथ होगी।
और पाइप की अपनी खुद का क्या होता है, डायामीटर या रेडियस होता है। ठीक है, अगर आप डायामीटर भी चाहें तो डायामीटर भी बना सकते हैं आप। ये रहा आपका इसका डायामीटर। ठीक है क्या, ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया डायामीटर। ठीक, तो ये जो है ये कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। डायामीटर एंड लेंथ क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और जब कभी आपका डायामीटर और लेंथ जो है दीज आर मच 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 ग्रेटर देन लेमडा होता है, तभी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फॉलो होता है। तभी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फॉलोज। ठीक है, देखो लिखा है कि अगर मैं नटसन नंबर लेता हूं तो लेमडा बाय मुझे एल लेना पड़ेगा। लेमडा क्या है, तो लेमडा यहां पर है मीन फ्री पाथ, और एल क्या है, तो एल है मेरी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अब हमने कहा कि अगर मेरे पास जो नटसन नंबर है, नटसन नंबर की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेमडा बाई एल लेना है। लेमडा को डिफाइन किया हुआ है, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एल को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब आपको दो डिजिट याद रखना है। अगर आप कभी कहते हैं कि नटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आ गई, नटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आ गई, इसका मतलब क्या है कि लेमडा ज्यादा है, लेमडा बहुत सॉरी हाँ, मतलब यहां पर ना वैल्यू इससे कम आना चाहिए, इस 0.1 से नटसन नंबर की वैल्यू कम आना चाहिए। तो कम आना चाहिए, तो लेमडा जो है वो क्या है, यहां पर कम है, और आपका जो एल है वो क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड होगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। समझे बात आप। अगर इससे कम आती है, देखो कम का सिंबल बनाओ ना, मैं एकदम 1 मिनट के लिए उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया था मैंने। आपका नटसन नंबर 0.01 से कम आ रहा है, इट मींस कि आपका लेमडा डिक्रीज होते जा रहा है या कम होते जा रहा है, और जो आपका एल है, लेंथ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, वो बढ़ती जा रही है। और इस केस में आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो कंसिडर किया जाएगा, ये वैलिड है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको वैलिड पे मार्क कर रहा हूं। और जब आपका इनवैलिड हो जाएगा या ब्रेक डाउन करने लगेगा, नटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से बड़ी आने लग जाती है, मतलब लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है और एल जो है वो कम हो रहा है। लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है और एल कम हो रहा है, ऐसे केसेस में आप बोल देते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेक डाउन करेगा या फेल करेगा। इसमें मॉलिक्यूलर इफेक्ट बिकम सिग्निफिकेंट एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोच लाइक रेरिफाइड गैस डायनेमिक्स और मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स आर नीडेड। मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट या स्ट्रीम का नाम लिखा है, तब हम आप एफएम नहीं पढ़ते हैं, तब हम लोगों को रेरिफाइड गैस डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, हमारी एफएम यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी। जब आपका लेमडा बढ़ जाएगा या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा या मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल हो जाता है। क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर है, चलिए बताइए। ठीक है, अगर आपको यहां तक का क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है, अब आगे जो आपका प्रॉपर्टीज है वो हम सिंगल क्लास में ही समझ लेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करने जाऊंगा तो अभी उसमें मुझे टाइम लग जाएगा। प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज जब पढ़ें, आप जिस भी क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ें उसके बाद ही अगली क्लास अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास छोड़ के डायरेक्टली आप 5th क्लास में एंटर कर गए, प्रॉपर्टीज तो हमें आती है ऐसा ना सोचे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको आती जरूर होंगी, लेकिन एक बार पढ़ना फिर भी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रॉपर्टीज के साथ। तो मैं आपका ये फ्रंट में जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वाला पार्ट, उसको भी यहां से रिमूव कर देता हूं, हम कल क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभ्यास सेशन में लूंगा। ठीक है, इनके अभ्यास सेशन जो सब्जेक्ट कंसर्निंग फैकल्टी होगी वही अभ्यास सेशन भी लेगी इनके, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।